एक बहुत पर्सनल सवाल, शादी वादी कब करेंगे? बहुत टाइम हो गया, लोग सवाल करते हैं। आ, कर लेंगे, वो भी कर ही लेंगे, सूचना दे देंगे आपको। दावत में भी बुलाएंगे। कोई प्रेम करेगी जिंदगी में? मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति से आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। जब आप बतौर शायर बात करेंगे तब इन सवालों में बात किया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि उसमें दिखा दें कि कहाँ मंगलसूत्र लिखा है, कहाँ मुसलमान लिखा है, कहाँ जो है रिजर्वेशन छीनने की बात है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अनंत हेगड़े ने, लल्लू सिंह ने, ज्योति मिर्धा ने, अरुण गोविल ने जो बात बोली अपने भाषणों में कि प्रधानमंत्री को मैंडेट दीजिए क्योंकि वो संविधान बदलेंगे हम, अब वो जो चिपक गया उनके साथ संविधान बदलने वाला, क्योंकि संविधान बदलेगा तो आरक्षण जाएगा, ये इस देश के पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को समझ में आ गई बात। वो लामबंद हुए। अब उसको हटाएं कैसे, वो टैग अपने ऊपर से हटाएं कैसे जो संविधान बदलने वाला टैग लग गया। देखिए, ये कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। कांग्रेस से तोड़ तोड़ के नेताओं को लेना, आज तो आधी भाजपा जो है, भाजपा में कायदे के नेता बचे ही नहीं, ऐसा लगता है। उनके पास उनका अपना कैडर नहीं बचा है, उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं जिनको वो राज्यसभा भेज सकें। देखिए, शायरी और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जो शायरी कर रहा था वो सियासत से जो हालात उपजे थे देश में, उन्हीं मुद्दों पे शायरी कर रहा था। तो मेरे लिए सियासत अछूती नहीं थी। कल भी उन्हीं मुद्दों पे, सड़क पे भी वही आवाजें थी मेरी लफ्जों में। मैं नजीब के लिए बोल रहा था, मैं इस देश में होने वाली मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोल रहा था, जामिया यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उनके बच्चों के लिए बोल रहा था, जेएनयू हो, उनके बच्चों के लिए बोल रहा था। पार्टी के प्रोग्राम्स हैं तो आप अपना सब कुछ वक्त छोड़ करके, सब कुछ भूल करके इस वक्त में, इस मुहिम में लगते हैं। तो सियासत आपसे आपकी पर्सनल लाइफ छीन लेती है। मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता। तो जो शायरी में कर रहा था उसे किसी किताब में पढ़ाया भी नहीं जा सकता। मैं बगावत लिख रहा था, मैं हालात से उपजे हुए जो दर्द थे उनको अपनी आंसुओं में जगह दे रहा था, तो उसे किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता। बहुत सारी जगहों में होता ऐसा है कि जितना मसला होता नहीं उसे बढ़ा चढ़ा करके देश को दिखाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में टिकट को लेकर के काफी विवाद हुआ, जबकि सच्चाई है कि पिछली 2-3 बार से अकोला में टिकट दिया जाता था कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन कभी भी जीतने वाली सिचुएशन नहीं बन पाती थी। लोगों ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, मेरा संघर्ष नहीं देखा। कैसे कैसे मेरा पार्लियामेंट बनने के बाद आप कभी मेरे साथ सफर करिए तो आपको समझ में आए। यही है इनकी नारों की सच्चाई। ये हाथरस पे नहीं बोलते, ये उन्नाव पर नहीं बोलते, ये सोनभद्र के अपने विधायक पर नहीं बोलते, ये ओलंपिक लाने वाली बेटियों के लिए अपने चौखट बंद कर लेते हैं, उन्हें घसीटवाते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए खड़े होकर के वोट मांगते हैं। वादा कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उज्ज्वला योजना देंगे, इधर प्रज्वला योजना एक तरह से दे दी। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और जाने माने शायर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, वहीं पर इंडिया गठबंधन भी लगातार ये कह रहा है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है इमरान भाई आपका टीवी 14 भारत। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख का जुमला भी कहा था। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये वाला नारा भी दिया था। प्रधानमंत्री जी ने तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था। प्रधानमंत्री ने तो सबका साथ सबका विकास की भी बात की थी। ये सारी चीजें झूठी साबित हुई, जुमला साबित हुआ। वैसे ही इनका ये नारा भी जुमला है और अब स्थिति यह है कि 2 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने ये बातें बोली बंद कर दी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी सभा में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, इंडिया गठबंधन मुसलमानों को दे दी। क्या लगता है अगर आपकी सरकार आएगी तो आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो झूठ बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं, लेकिन इस बार खूबसूरती से झूठ भी नहीं बोल पा रहे। उस झूठ बोलने में भाषा लड़खड़ा जा रही है। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी। मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि उसमें दिखा दें कि कहाँ मंगलसूत्र लिखा है, कहाँ मुसलमान लिखा है, कहाँ जो है रिजर्वेशन छीनने की बात है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अनंत हेगड़े ने, लल्लू सिंह ने, ज्योति मिर्धा ने, अरुण गोविल ने जो बात बोली अपने भाषणों में कि प्रधानमंत्री को मैंडेट दीजिए क्योंकि वो संविधान बदलेंगे हम,
ये जो बात थी वो इस देश के पिछड़ों में, दलितों में बहुत गहराई तक जमीन पर चली गई और उसका दुष्परिणाम पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने देख लिया। अब वो जो चिपक गया उनके साथ संविधान बदलने वाला, क्योंकि संविधान बदलेगा तो आरक्षण जाएगा, ये इस देश के पिछड़ों और दलितों को, आदिवासियों को समझ में आ गई बात। वो लामबंद हुए। अब उसको हटाएं कैसे, वो टैग अपने ऊपर से हटाएं कैसे जो संविधान बदलने वाला टैग लग गया। तो ले दे करके मुसलमान ही अंतिम सहारा है प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में मुसलमान मुसलमान करना शुरू किया, जो कि न तो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप है, और मुझे अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है इस तरह के भाषणों में। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया है कि संविधान खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी दुष्प्रचार कहाँ कर रहे हैं? भाजपा में दम है तो अनंत हेगड़े के बयान को झुठला दे, ज्योति मिर्धा के बयान को झुठला दे, लल्लू सिंह जो उनके मौजूदा सांसद है उनके बयान को झुठला दे। अरुण गोविल तो उनके पोस्टर बॉय हैं ना, जिनके लिए सभा करके आए प्रधानमंत्री जी। इन नेताओं ने कहा है, किसी टुटपुंजिये नेता ने नहीं कहा है। और इन नेताओं ने जब ये बयान दिया है और भाजपा इस बयान के साथ अपने आप को नहीं पाती है, तो इन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की भाजपा ने? कुछ नहीं, सवाल तक नहीं पूछे, नोटिस तक जारी नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि भाजपा संविधान बदलने की बात कर रही है, इसीलिए बहुमत मांग रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी होगा कि प्रधानमंत्री खुद कहते थे, गृह मंत्री भी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, लेकिन अगर देखेंगे तो एक बड़े नेताओं की तादाद है जो भाजपा में शामिल होगी। क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा नेताओं को? देखिए, ये कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। कांग्रेस से तोड़ तोड़ के नेताओं को लेना, आज तो आधी भाजपा जो है, भाजपा में कायदे के नेता बचे ही नहीं, ऐसा लगता है। उनके पास उनका अपना कैडर नहीं बचा है, उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं जिनको वो राज्यसभा भेज सकें, जिनको वो कोई पद दे सकें। तो उन्हें बुला करके कांग्रेस पार्टी से आरपीएन सिंह को, मिलिंद देवड़ा को, अशोक चौहान जैसे नेताओं को बुला करके घेराबंदी करके बुलाते हैं, जोड़ तोड़ करके बुलाते हैं और बुला के फिर नवाजते हैं, राज्यसभाएं देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको मंत्री पद देते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद देते हैं। इसका मतलब भाजपा के पास नेताओं का अभाव है। और मेरा मानना है कि ये नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स की जीत है कि आज भाजपा 10 साल सरकार चलाने के बाद इस तरह के नेता, इस तरह के कार्यकर्ता नहीं बना सकी है जो देश को सामंजस्य से बिठा के चला सके। इसलिए उन्हें कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ती है, वरना बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं की घेराबंदी, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना क्यों जरूरत पड़ रही है? इससे जाहिर होता है कि भाजपा के पास, मुझे लगता है कि उतने पढ़े लिखे, उतने ज्ञानी नेताओं का अभाव है, इसीलिए उनको कांग्रेसी नेताओं की जरूरत पड़ रही है। बाकी जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। एक कोई जाता है तो नए पत्ते तभी निकलते हैं, नई कोपलें तभी फूटती हैं जब पुराने पत्ते गिरते हैं पेड़ों से। अच्छा, एक आपसे प्रश्न सवाल करूंगा। आप शायर थे, तो कैसा लगता है? शायर हैं, अभी थे नहीं जी, शायर हैं, तो कैसा लगता है शायर से नेता बन जाना? देखिए, शायरी और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जो शायरी कर रहा था वो सियासत से जो हालात उपजे थे देश में, उन्हीं मुद्दों पे शायरी कर रहा था। तो मेरे लिए सियासत अछूती नहीं थी। और ऐसे दौर में कि जब सब कुछ सियासत ही तय कर रही है, सियासत तय करेगी कि पत्रकार कितना बोलेगा, सियासत तय करेगी कि कलमकार कितना लिखेगा, सियासत तय करेगी कि चित्रकार कैसा चित्र बनाएगा, सियासत ही तय करेगी कि आप सांस क्या लेंगे, सियासत तय करेगी कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहेंगे कि कपड़ों से पहचानो, जब कलाओं पर दिल्ली कब्जा करने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कलम से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो अछूता नहीं रह सकता। तो आप जो संघर्ष वहां रह के कर रहे थे वही संघर्ष यहाँ कर रहे हैं। और ये तो खुशी की बात है कि देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के एक शायर जो है वो अपनी जबान में बात कर रहा है, वो अपने मुद्दों पर बात कर रहा है। तो मेरे लिए सामंजस्य बिठाने जैसी कोई बात नहीं थी। मैं कल भी उन्हीं मुद्दों पे, सड़क पे भी वही आवाजें थी मेरी लफ्जों में। मैं नजीब के लिए बोल रहा था, मैं इस देश में होने वाली मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोल रहा था, जामिया यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, उनके बच्चों के लिए बोल रहा था, जेएनयू हो, उनके बच्चों के लिए बोल रहा था। जो सड़क पर बोल रहा था, शायरी के मंचों पे बोल रहा था, अब खड़ा होकर के वही पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए कुछ नहीं बदला, बस प्लेटफॉर्म दोनों मिल गए। अब शायरी अभी भी कर रहा हूँ, मुशायरों में जाता हूँ, शायरी पढ़ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के वही है, एक ही जैसा है। तो प्रतापगढ़ चलेगी, क्योंकि आप प्रतापगढ़ से आते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि एक छोटे से शहर से आप निकले, फिर उसके बाद इलाहाबाद, पहले प्रतापगढ़ कुछ कहानी ऐसी हो जो आप बताना चाहेंगे। नहीं, मैं बहुत ही जिसे
खांटी गांव कहते हैं, वहां से निकल के आया हूँ। और एक संघर्ष भरी जिंदगी, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सियासत से किसी का कोई लेना देना नहीं। ऐसे परिवार से निकल के शायरी की दुनिया में ही मकाम बना पाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मेरा मानना है कि खुदा जो है वो इंतखाब करता है, लोगों का चुनता है। आपसे उसे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम लेना था तो उसने आपको चुना, मुझसे शायद उसे कुछ और काम लेना था तो उसने पहले शायरी की दुनिया में मकबूल किया और उसके बाद फिर वो सियासत में ले गया। सियासत में भी कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सीधे राहुल जी तक पहुंचाया और आज देश की पार्लियामेंट में हूँ। तो मैं गांव का आदमी हूँ, अभी भी वैसा ही हूँ। और एक बात मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान गांव से निकल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी राज्यसभा में पहुंच सकता है, तो फिर आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है। कोई भी आम लड़का वो देश की सियासत में कामयाब हो सकता है। इसलिए अपने हौसले बुलंद करिए, आगे बढ़िए, मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं, रास्तों पे चलने का हौसला पैदा करिए। मैं पहुंच सकता हूं जहां आज मैं बैठा हूं, तो हिंदुस्तान का कोई भी आम लड़का, आम लड़की यहाँ पर पहुंच सकती है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री की, वो भी हिंदी साहित्य में। लेकिन हिंदी साहित्य से फिर आप शेर व शायरी की दुनिया में कैसे आ गए? नहीं, बस साहित्य की ही पढ़ाई कर रहा था, वो चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो। साहित्य तो लगभग एक जैसा है, जबानें अलग अलग हो सकती हैं। तो मेरी पढ़ाई हिंदी साहित्य से हो रही थी, लेकिन शायरी, कविता तो लगभग एक ही चीज है, बस जबान बदल जाती है। और शायरी या कविता, पढ़ाई से दोनों अलग चीजें हैं, ये भी पहले जान लीजिए। कविता कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो लिख दिया, जो रच दिया, वो दुनिया में उन पर बड़ी बड़ी पीएचडी हो रही है, बड़े बड़े स्कॉलर्स उनको पढ़ रहे हैं। तो शायरी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आपके पास डिग्रियां ही होनी चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के लोग एक लाइन नहीं लिख सकते। गद्य तो लिख सकते हैं, यानी मतलब नस्र तो लिख सकते हैं, लेकिन पोएट्री नहीं लिख सकते। पोएट्री गॉड गिफ्टेड है, उसे खुदा आपको नवाजता है। कोई भी आर्ट हो, खुदा आपको नवाजता है, मेरा मानना है। तो मुझ में शायरी की जो सलाहियत पैदा हुई वो खुदा ने पैदा की, और मैं वो लेके पैदा हुआ। उसे आप तराश कर अच्छा या बुरा तो कर सकते हैं, लेकिन पैदा नहीं कर सकते उस हुनर को। तो उसका पढ़ाई से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, साहित्य की पढ़ाई कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि उसमें मदद मिली। और वहां भी मैं निराला को, महादेवी वर्मा को, या जयशंकर प्रसाद को, या फिर हरिवंश राय बच्चन को, धूमिल को, नागार्जुन को पढ़ रहा था। और उसी के साथ साथ मैं फैज को, फिराक को, या फिर अहमद फराज को, या हबीब जालिब को, या गालिब को, या अल्लामा इकबाल को, या राहत को, मुनव्वर को, वसीम को, फराज साहब को, इन सबको पढ़ रहा था। तो कुल मिलाकर के बस जबान अलग थी, बाकी लिटरेचर तो एक ही जैसा था। अच्छा, वहाँ की कुछ कहानियाँ, जो कि बरगद का पेड़ काफ़ी फेमस है, जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ा है, फिर वहाँ पे चौक पे चाय, तो कुछ वहाँ की जो इलाहाबाद की अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक मिजाज है। बेसिकली वो आपको मठाधीशी सिखाता है उस शहर, और उस शहर में खासतौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास का जो इलाका है वो बहुत अनूठा और बहुत अलग है। वो आपको एक चीज सिखाता है जो दुनिया में आप कहीं नहीं सीख सकते, उसका नाम है बकैती करना। वो बहुत काम आती है जिंदगी में। तो उस शहर ने पढ़ाई के दौरान ये दो चीजें जो सिखाई ना, उसने आपको आत्मविश्वास दिया, कॉन्फिडेंस दिया, जो आप डिग्रियां हासिल करके नहीं ले सकते। वो वहाँ चौराहों पर बैठकी करके, चाय की दुकानों पर बैठकी करके, हॉस्टल में बैठकी करके वो जो हासिल होता है ना, वो आज बहुत काम आ रहा है। आज दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मैं लंदन में खड़ा हो जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हूँ, गल्फ में किसी भी शहर में खड़ा हूँ, तो वो एक फील जो है ना कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, वो आपको बहुत ताकत देता है अंदर से। और शहर ने बनाया है मुझे। मतलब इलाहाबाद से तो मैं इंटरमीडिएट करने के, प्रतापगढ़ से निकल आया था इंटरमीडिएट करने के बाद। और ग्रेजुएशन जो आपके बनने बिगड़ने का वक्त होता है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे जो होते हैं वो वही होते हैं दरअसल। वो हमेशा फिर कभी रिपीट होके नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि उस शहर ने मुझे बनाया है। और तब हम सब बुश शर्ट पहनते थे, वहाँ से सब कुछ चीज़ें मॉडर्न होती चली गई। तो बहुत बदला है उस शहर ने, और बहुत प्यार है उस शहर से। अब कम जा पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि थोड़ा वक्त निकाल सकूँ उस शहर के लिए। तो इस दुनिया ने, राजनीति ने जिस तरीके से आप पूरी तरीके से राजनीति में आ गए, तो कितना बदलाव आया? आप कह रहे हैं कि बहुत कम जा पाता हूँ अपने गाँव,
अवश्य है। वक्त छीन लेता है। सियासत आपसे आपकी पर्सनल लाइफ का बहुत नुकसान करती है। इससे पहले हालांकि मैं खुद बहुत मसरूफ था, मुशायरों की जिंदगी मेरी लगभग वैसी ही थी, लेकिन इतना ज्यादा मसरूफियत नहीं थी। उसमें होता था थोड़ा अपने लिए वक्त मिल जाता था। आप मुशायरे पढ़ने गए हैं, मुशायरा पढ़ के लौटे हैं, फिर अपनी शर्तों पे काम करना होता था कि चलो अब 2-3 दिन नहीं जाएंगे किसी मुशायरे में, 3 दिन अपने लिए जिएंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, अम्मी अब्बू के साथ रहेंगे। बट सियासत ये मौका नहीं देती। जब मतलब रोज काम है, आप घर आइए तो यहाँ ऑफिस की फाइल है, काम है, बाकी आप कैंपेन में निकल रहे हैं तो वहाँ आवाम के हिसाब से चलना पड़ता है। पार्टी के प्रोग्राम्स हैं तो आप अपना सब कुछ वक्त छोड़ करके, सब कुछ भूल करके इस वक्त में, इस मुहिम में लगते हैं। तो सियासत आपसे आपकी पर्सनल लाइफ छीन लेती है। सियासत नुकसान करती है व्यक्तिगत जिंदगी का। लेकिन ठीक है, जब मुल्क बचाने की बात हो, जब आईन बचाने की बात हो, संविधान बचाने की बात हो, तो छोटी बड़ी हर कुर्बानी देनी ही पड़ती है। आपने जैसे बहुत सारे नामों का जिक्र किया, चाहे वो इकबाल हो, चाहे मुनव्वर रहमान हो, चाहे वसीम हो, तो वो लोग, उन लोग को आज पढ़ा जाता है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप भी बहुत बार बोले कि मैं वो शायर नहीं बनना चाहता जो किताबों में रह जाऊँ, तो ऐसा क्यों? नहीं, उनको कब पढ़ा जा रहा है? जब वो गुजर चुके हैं, जब नहीं है, या फिर अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंच के वो उस जगह पहुंचे कि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। वो एक उस वक्त का माध्यम था, वो जरिया था लोगों तक पहुंचने का। आप रिसालों में छप जाते थे, आप अखबारों में छप जाते थे, या कभी कभार कोई मुशायरा हो जा रहा है तो आप चले जा रहे हैं, तो आपको एक ऑडियंस मिल जाती थी। अभी तो जिंदगी बहुत बदल गई है, सोशल मीडिया आ गया आपके ज़माने। आप आज एक गजल कह रहे हैं या एक नज्म कह रहे हैं, आप यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, कल तक उसे मिलियन भर लोग देख ले रहे हैं। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डाल दे रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो पढ़े तो आप अभी भी जा रहे हैं, किताबों में नहीं पढ़े जा रहे हैं, बल्कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे पढ़े जा रहे हैं। तो बस माध्यम चेंज हुआ है, जरिया चेंज हुआ है। और अब की रीच तो मतलब कई मिलियन में है ना। आपका एक वीडियो यूट्यूब पे 10-10, 15-15 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो ये रीच तो बहुत बड़ी है ना। मतलब आप कितनी बड़ी आवाम तक पहुंच रहे हैं। तो हाँ, किताबों में मतलब वो जरिया अलग था, वो ख्याल ही नहीं आया कभी कि किताबों में दफन हो जाना है। वो बशीर बद्र का एक शेर है कि हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, मैं कैसी माँ हूँ मेरा बच्चा कोई जिंदा नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो मैं उस मिजाज का आदमी नहीं था। मुझे लगता था कि मुझको मिजाने अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूँ तो मेरे साथ में बोला करिए, कोई तब्दीली में इकलौता नहीं कर सकता, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, चीख हूँ और किताबों में नहीं आ सकता, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता। तो जो शायरी में कर रहा था उसे किसी किताब में पढ़ाया भी नहीं जा सकता। मैं बगावत लिख रहा था, मैं हालात से उपजे हुए जो दर्द थे उनको अपनी आंसुओं में जगह दे रहा था, तो उसे किताबों में नहीं पढ़ाया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ वहाँ लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप अपनी शायरी में राजनीति बातें करें या सामाजिक मुद्दों को उठाएं? कुछ ऐसा हुआ होगा? एक्चुअली आप दरअसल आप अंदर से ऐसे होते हैं पहले से, आपको कोई प्रेरित नहीं करता। दरअसल आप ऐसे ही बन के पैदा हुए होते हैं कि आपको आंसू जो है किसी के तकलीफ देते हैं, आपको किसी का गम तकलीफ देता है, आप दर्द को महसूस करते हैं। आप भी लबो रुखसार जुल्फ आंचल की शायरी कर सकते थे। मुझे पहले दिन से लगा कि मैं उसके लिए नहीं बना। मुझे लगा कि मुझे नजीब के माँ के आंसू पे नज़्म कहनी है, मुझे पहलू खान की माँ के आंसू पहुँचे, और सिर्फ नज़्म नहीं कहनी है, मुझे उनके साथ खड़ा होना है ज़मीन पर। और मैं ज़्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि देश में जो कुछ घटा, अगर मैंने उस पर नज़में कही तो मैं वहाँ तक पहुँचा भी, लोगों के साथ खड़ा हुआ, मैंने प्रोटेस्ट किया, मैं एहतजाज करता रहा, मैं अपना पसीना अपना खून लेके खड़ा था। तो बस आप ऐसे होते हैं, आपको प्रेरित, मतलब ये तो बहाना है, ये तो कहने के लिए मुझे इस चीज़ ने प्रेरित किया। मुझे लगता है कि मेरे दिल ने मुझे प्रेरित किया, मुझे ऐसा करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और किया जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दी है, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, तो इसमें लगातार हर जगह यही बात उठी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी। लेकिन जब टिकट की बंटवारे की बात आती है तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया अल्पसंख्यक को। आपको लगता है कि देखिए, कई स्टेट में इस तरह की शिकायतें आईं, और जब ऐसी बातें उठी तो हमने भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी है। बहुत सारी जगहों में होता ऐसा है कि जितना मसला होता नहीं उसे बढ़ा चढ़ा करके देश को दिखाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में टिकट को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि पिछली 2-3 बार से अकोला में टिकट दिया जाता था
कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन कभी भी जीतने वाली सिचुएशन नहीं बन पाती थी। ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है और भारत के संविधान को बचाने का इलेक्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सबने कुर्बानियां दी हैं। पहले होता था कि आप 48 के 48 सीट पर लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, इस बार हालत ये हो गई कि सीट शेयरिंग हो गई, बहुत सारे कई गठबंधन है, उसमें फिर ये हुआ कि जो बिल्कुल जीतने वाले कैंडिडेट हैं पार्टी ने उन पे दांव लगाए। और मेरा मानना है कि टिकट सिर्फ लोकसभा का और विधानसभा का ही नहीं होता, और भी जरिया है। पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है तमाम अकलियत के लोगों को, विधान परिषद में भेजा है। तो ऐसा कहना कि हिस्सेदारी पूरी तरह नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि जितना बड़ा इल्ज़ाम है उसकी सच्चाई इतनी बड़ी नहीं है। और आने वाले दिनों में हालात और बेहतर किए जाएंगे और पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा। राहुल जी जब कह रहे हैं कि जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो अभी पहले जातिगत जनगणना होने तो दीजिए। हम लोग सुनिश्चित करेंगे, लड़ेंगे, पार्टी के अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। क्या आपको भी डर लगता है, इमरान प्रताप को भी डर लगता है? क्योंकि सदन में खड़े हुए कह रहे थे कि सीना चीर के दिखाऊं, तो वो जो बातें हो रही थी, डर लगता है? एक वक्त तक लगता था, मतलब जब आप थोड़े मतलब उतना मैच्योर नहीं होते हैं तब आपको चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से डर लगता है। एक वक्त के बाद फिर आप डरना बंद कर देते हैं। और जब किसी का एक जुमला है ना कि जब दुख सहने वाला ये सोच ले कि इस दर्द की मेरी नज़र में कोई कीमत नहीं है, तो दर्द देने वालों की औकात कौड़ी भर नहीं रह जाती। तो एक वक्त तक आप शुरू में आपको डराने की कोशिश की जाती है, धमकाने की कोशिश की जाती है, फिर आप सीना ठोक के खड़े होकर कह देते हैं कि नहीं डरता मैं, तो फिर आपको डराने वाले आपसे डरते हैं। सच्चाई के साथ बड़ी ताकत होती है। आप सच्चाई की बात करते हुए जब खड़े हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरता, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरता। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल है, लोग, राहुल जी खुद कहते हैं कि लोग बोलने से डर रहे थे, यात्रा निकाली तो लोग खड़े हो गए। नहीं, मैं कभी नहीं डरा, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश है। राहुल जी खुद बोल रहे थे और हम राहुल जी के कंधे से कंधा मिलाकर कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जब राजनीति में नहीं थे तब भी नहीं डरे थे, और जब राजनीति में आए तब भी नहीं डरे, और आने वाले दिनों में भी नहीं डरेंगे। बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, मुद्दों पर बोलेंगे, सलाहियत के साथ बोलेंगे। क्या लगता है पिछले 5-7 सालों में जो हुआ है, आप कहाँ थे, कहाँ से पहुंचे, कहाँ तक पहुंच गए? लगता है कि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। क्यों जल्दी क्या होगी? जो मेरा संघर्ष है वो बहुत बड़ा है, तो जल्दी क्या होगा? लोगों को लगता है ना कि मतलब हाँ, आप गांव से निकल के आए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, ये चमत्कार हो गया। नहीं, चमत्कार नहीं हो गया। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की है हमने। पिछले 15 साल 20 साल का जो संघर्ष है उसमें लोगों ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, मेरा संघर्ष नहीं देखा। कैसे कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद आप कभी मेरे साथ सफर करिए तो आपको समझ में आए। मैं सिर्फ 2 दिन की आपको बात बताऊंगी, 2 दिन का मेरा सफर आप सोचिए। मैं 4 दिन पहले सुबह 6 बजे एयरपोर्ट भागता हूँ, फ्लाइट पकड़ता हूँ, बागडोगरा लैंड करता हूँ। बागडोगरा से मैं 4 घंटे बाय रोड सफर करता हूँ, मालदा पहुँचता हूँ, होटल में सिर्फ कपड़े चेंज करता हूँ। 5 बजे से रोड शो है, मैं 42 किलोमीटर का रोड शो करता हूँ, और रोड शो करके मैं 11:40 की ट्रेन पकड़ता हूँ, कलकत्ता पहुँचता हूँ सुबह, और फिर उसके बाद फ्लाइट पकड़ता हूँ, और फिर सीधे वहाँ से अगले सफ़र पे पहुँचता हूँ। वहाँ से फिर 4 घंटे दादरा नगर हवेली जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, और प्रोग्राम जस्ट खत्म होते हैं बिना खाना खाए फिर वहाँ से निकलता हूँ, फिर सूरत पहुँचता हूँ, रात के 2 बजे सूरत पहुँचता हूँ, होटल चेक इन करता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर अगले प्रोग्राम के लिए तैयार होता हूँ। ये जो सिलसिला है ना, ये सबको लगता होगा ना कि आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, तो आप तो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत संघर्ष है जिंदगी में, हर मोड़ पर संघर्ष है। राहुल गांधी का संघर्ष किया, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले ना, 6700 किलोमीटर न्याय यात्रा लेकर के निकले ना, लाखों करोड़ों लोगों से मिल रहे हैं, सबको देखना है, किसी को नजरअंदाज नहीं करना है, हर नजर आपकी मुंतजिर है तो आप टाल नहीं सकते। तो ये जो ताना बाना है ना, वो कुछ ऐसा नहीं है कि आप 5 साल में बहुत बदल गए। और बाकी मोहब्बतें और बाकी चीजें तो मैं अपनी मुशायरों की जिंदगी में जी ही रहा था।
मेरे लिए कुछ नया नहीं, ठीक है। बस हाँ, एक आपको एक अथॉरिटी मिल गई कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस प्लेटफॉर्म से आप कुछ बुनियादी काम कर सकते हैं। राहुल गांधी की बात आई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो शहजादे हैं, कई और लोग का नाम मिलेगा, तो क्या तकलीफ जानेंगे? देखिए, ये बात मैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुसलसल कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कुछ और हैं, असल जिंदगी में कुछ और है। शहजादे अगर ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादे होने चाहिए जो लोगों का दर्द समझता है। 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, तो ऐसे शहजादे को तो पलकों पे बिठाएगा देश, और बिठा भी रहा है। देश में आज आप विरोधियों से भी बात करिए तो राहुल गांधी का नाम आते ही एक बात वो जरूर कहेगा कि राहुल गांधी आदमी बहुत अच्छा है, सच्चा है, दूरदर्शी है, विजनरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो खुद को फकीर कहते थे, लेकिन 10 लाख का सूट, मोबाडो की घड़ी, मोबाडो का चश्मा और 8,500 करोड़ का जहाज, लग्जरी लाइफ। तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में मतलब फकीर ऐसे थोड़ी होते हैं। फकीर तो हमने देखा कि धूनी रवाने वाले, और फकीर तो गांधी थे। प्रधानमंत्री खुद करें, गरीब का बच्चा हूँ और गरीबों का दुख जरूर जान रहा हूँ। कहाँ जान रहे हैं? आटा चावल तक महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसान मर गए खुदकुशी करने के अलावा सिंगू बॉर्डर पे मर गए। एनसीआरबी का डेटा है कि रोज जो है इस देश में कितने किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो अगर वो गरीब के सच्चे बेटे होते तो गरीबों का दर्द समझते ना, कहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी का दर्द? वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों का दर्द छोड़ करके कहाँ किसका दर्द महसूस कर रहे हैं? ना तो युवाओं का, ना महिलाओं का, ना बेरोजगारों का, ना छात्रों का, किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ 2, 3, 4, 5 उद्योगपतियों के। हम दो, हमारे दो। देश में कई घटनाएं होती हैं, मणिपुर है, संदेश खाली होता है, प्रधानमंत्री उससे बोलते हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना वहीं पर है तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही है इनकी नारों की सच्चाई। ये हाथरस पे नहीं बोलते, ये उन्नाव पर नहीं बोलते, ये सोनभद्र के अपने विधायक पर नहीं बोलते, ये ओलंपिक लाने वाली बेटियों के लिए अपने चौखट बंद कर लेते हैं, उन्हें घसीटवाते हैं, और प्रज्वल रेवन्ना के लिए खड़े होकर के वोट मांगते हैं। वादा कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उज्ज्वला योजना देंगे, इधर प्रज्वला योजना एक तरह से दे दी। और इतना मास रेपिस्ट जो है वो, उसकी सारी हरकतें जानने के बावजूद उसको टिकट दिया गया। उसके लिए प्रधानमंत्री ने जाकर रैली की, और आज उस पर जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, उससे जाहिर होता है कि उनके सारे नारे झूठे हैं। वो दरअसल अदाकार हैं, बस राजनेता नहीं। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं सरकार तो आपकी है, आप क्या कर रहे थे? पुलिस तो आपके पास है। नहीं, हमने एसआईटी गठित कर दी, हमने उसके फादर को गिरफ्तार किया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे कौन बाहर जा रहा है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कौन देता है? राज्य सरकार थोड़ी देती है। वोट कौन मांग रहा है? कांग्रेस पार्टी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रही है या प्रधानमंत्री मांग रहे हैं? बात टालिए मत गृह मंत्री जी, उसको सरेंडर कराइए। उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? सस्पेंड होना चाहिए उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अच्छा, कुछ नाम लूंगा, आप एक शब्द में उसका जवाब देना। आपको सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री। अच्छे अदाकार, राहुल गांधी। जमीनी नेता, जननायक, असदुद्दीन ओवैसी। पढ़े लिखे आदमी। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव। अच्छा काम किया था उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब भविष्य में उत्तर प्रदेश में और अच्छा काम करेंगे, ऐसी आशा है। नीतीश कुमार। पलटू नाम। तेजस्वी यादव। बिहार में युवाओं को लेकर के जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, वो एक उम्मीद पैदा करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा। मुझे लगता है कि टिप्पणी करने लायक आदमी। ममता बनर्जी। दीदी। अरविंद केजरीवाल। छूट के आ जाएंगे 2-4, उम्मीद है। जिस तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो कैसा टाइम मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, टाइम तो निकाला जाता है। जब प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करने के बाद भी देश के हर टीवी चैनल को इन दिनों बुला करके अपना राजनीतिक बयान जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम तो रहता है, टाइम निकाला जाएगा, दिया जाएगा। तो कहते हैं सत्ता में आने के बाद फिर भागने लगते हैं कि सवाल किया जाएगा। नहीं, सवाल का जवाब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सवालों से डरपोक लोग भागते हैं। राहुल गांधी को आपने कभी सवालों से भागते देखा? नहीं देखा ना। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों से डरपोक लोग भागते हैं। सबसे इरिटेटिंग नेता कौन लगता है आपको, एक फनी वे में, जिसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? नहीं, मुझे कोई नेता क्या परेशान करेगा, मैं खुद ही परेशान करने के लिए काफी हूँ। मेरे पास शब्दों की कमी है क्या कि मैं किसी से परेशान हो जाऊँ? मैं किसी से परेशान नहीं हो सकता। बाकी तो बहुत सारे हैं
बहुत सारे इरिटेटिंग है जिन्हें देख के आपको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं राजनीति में और क्यों कर रहे हैं राजनीति, और राजनीति कर ही नहीं रहे हो तो नफरत फैला रहे हैं। जो नफरत फैलाते हैं बेसिकली उनको देख के गुस्सा आता है। आप विचारों की राजनीति करिए, विचारधारा की राजनीति करिए, अपनी आइडियोलॉजी के साथ रहिए, लेकिन नफरत की बात मत करिए। 2 सीटों पे सवाल करूंगा, रायबरेली अमेठी बहुत चर्चा में रही, क्या लगता है वहां से जीत दर्ज करेंगे या नहीं? दोनों सीटें जीतेंगे और रायबरेली और अमेठी दोनों हमारे लिए परिवार जैसा है। राहुल जी के लिए अमेठी भी परिवार है और रायबरेली भी परिवार में। वही बात है ना कि आदमी इस कमरे में बैठेगा या इस कमरे में बैठेगा, अब ये मीडिया थोड़ी तय करेगी, ये सरकार थोड़ी तय करेगी, ये तो हम तय करेंगे। हमारा घर है, हम इस कमरे में बैठेंगे या इस कमरे में बैठेंगे। तो राहुल जी अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, बात एक ही है। एक बहुत पर्सनल सवाल, शादी वादी कब करेंगे? बहुत टाइम हो गया लोग सवाल करते हैं। कर लेंगे, वो भी कर ही लेंगे, सूचना दे देंगे आपको दावत में भी बुलाएंगे। कोई प्रेम करेगी जिंदगी में? मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति से आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। जब आप बतौर शायर बात करेंगे तब इन सवालों में बात किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हमारी शुभकामनाएं, आपके कई वीडियोस वायरल हुए हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी दुआएं आपके लिए, आप खूब अच्छा करें और ग्राउंड पे उतर करके जमीनी पत्रकारिता करें, क्योंकि इस देश को अच्छे पत्रकारों की बहुत जरूरत है। जो व्यूअर्स हैं उनसे कहेंगे सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करिए भाई, बिल्कुल। और असरार साहब बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने देखे हैं इनके कई सारे वीडियोस किसानों से बात करते हुए। एक सब्जी मंडी वाला वो आपकी का वीडियो था जो वायरल हुआ था, जिसके बाद राहुल जी ने उनसे मुलाकात की थी, वो जो कुलियों वाला वीडियो था, उनसे मुलाकात की थी। तो आपको मुबारकबाद, आप अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनसे हमने बातचीत करी और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, कुछ पर्सनल सवाल भी हुए। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।